गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो आज का हम हिंदू पढ़ने वाले हैं, आज तो इंडिपेंडेंस डे है। अगर मोस्टली आप पेपर देखोगे तो पेपर पे बेस जो आया वो उसी के बेस पे आया है। कल एक नई चीज़ स्टार्ट किया मोदी जी ने, एक आपको पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा 14 को। मतलब जो हमारा देश आज अलग अलग हुआ था, एक तरह से हॉरर रूप में हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मतलब गलत चीज़ था ये वो, तो उस बेस पे मनाया जाएगा। फ्रंट पेपर पे यही न्यूज़ है। दूसरी है, गुजरात सेटअप करेगा रेसिडेंशियल स्कूल। ये पीपीटी मॉडल पे डेवलप किए जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे डेवलप किए जाएंगे। वो मॉडल ऐसे होते हैं जैसे आपने देखोगे ना, वो नवोदय विद्यालय होते हैं, उसमें पढ़ने जाते हैं, या फिर वो रेसिडेंशियल होते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। तो उसके मॉडर्नाइजेशन फॉर्म में उसको डेवलप किया जाएगा कि ग्रेड 5 तक मॉडर्न वर्ल्ड बैंक उसको फंडेड करेगा, और ये सारे डेवलप किए जाएंगे पीपीटी मॉडल के ऊपर। इसमें ये न्यूज़ है। सारे पेपर में आज इंडिपेंडेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। ऑलरेडी मैंने पेपर शेयर कर दिया है, वो आप जाके डायरेक्टली पढ़ लेना। फिर ये उड़ान स्कीम है, तो दिल्ली की स्कीम थी सैनिटरी पैड के लिए, तो आप लिख सकते हो उड़ान स्कीम याद आ जाए तो आपके। तो ये सारा पेपर उसी के ऊपर बेस है। ऑलरेडी मैंने पेपर ग्रुप में शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। पूरे पेपर में वही न्यूज़ है आज। ये रिलेटेड टू न्यू आईटी रूल्स हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जो न्यू आईटी रूल्स हैं उसमें कहीं इंस्टेंट फॉर्म जो प्राइमरी फेशियल ने देखा है, जो पेटिशन लगाई थी, कहीं ना कहीं वायलेशन करते हैं आपकी राइट टू प्राइवेसी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। जो उसमें रूल नंबर 9(1) है, रूल नंबर 3 है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम पढ़ेंगे आईटी रूल्स क्या हैं, वो अपने बेसिक नोट से हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे ये। फिर आगे भी न्यूज़ है कि मतलब कोर्ट ने क्या बोला है, कंट्री कंटिन्यू टू मतलब कि डिफ़र करेगा जो मटेरियल रेप का स्टेटस जो है, डिफरेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मटेरियल स्टेटस पढ़ेंगे, जो मटेरियल रेप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रेसिडेंट ने सबमिट देश को मतलब कि देखा कि ईव मनाएगी, तो उन्होंने कुछ बोला कि अच्छे हमने जो काम किए हैं, जो अपोजिशन बोल रहा था कि मर्डर डेमोक्रेसी ये वो, तो हम देखेंगे। फिर सॉरर चर्क दिए गए हैं, ये सब अपने नोट से पढ़ने वाले हैं। आगे भी सारी न्यू डेमोक्रेटिक चीज़ें की न्यूज़ आई है, आप जाके न्यूज़पेपर डायरेक्टली एक बार देख लेना। ये न्यूज़ आई है क्लाइमेटिकल चेंज, जो पूरा चेंजेस चल रहा है, क्या हमें करना चाहिए। 4-5 दिन से लगातार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आईपीसीसी रिपोर्ट आई है, एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, जो मैन मेड इमिशन किया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। कई बार हम इसको कवर कर चुके हैं। हमें अंडर 2 डिग्री कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इमिशन कंट्रोल कैसे करना है, इंडिया क्या कर रहा है उसके लिए। जो हमारे पूरी फ्रेजाइल सिस्टम हो रहा है, हिमालय ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हीट बढ़ रही है, फ्लड आ रहा है, ये सो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। 21 सेंचुरी में सबसे बड़ा इशू आजकल क्लाइमेटिकल चेंज का ही है। फिर ये थोड़ा है कि मतलब कि जो केव लॉयन, मतलब जैसे केव लॉयन करके मिलियंस, जो सरेबियन जो एरिया पर रशिया वाला एरिया है, वहाँ पे कुछ परमाफ्रॉस्ट पिघला है क्लाइमेटिक की वजह से, तो वहाँ पे कुछ 28,000 ईयर ओल्ड के मतलब केव लॉयन करके देखा गया है। तो वो सारी न्यूज़ है, और सारी न्यूज़ अब इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। आप पूरा पेपर इंडिपेंडेंस से भरा हुआ है ये, कि आइडिया ऑफ इंडिया, कि फिर ये कि इल्यूजन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो मैंने मार्क कर दिया, ये बेसिक है, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, पर कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो समझाने के योग्य हैं। फिर स्टिल शॉर्ट इन स्कूलिंग एट 74 ईयर हो चुके हैं हमारे स्कूल के। अभी भी एजुकेशन कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड। अभी क्या कोविड चल रहा है, कोविड में गरीब बच्चे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अमीर बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो आज भी स्कूलिंग सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा है कि डिजिटल डिवाइड, गरीब लोगों को मौका नहीं मिलता। हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है। पहले अमीर बच्चे पढ़ते थे, हायर कास्ट के बच्चे पढ़ते, दलित नहीं पढ़ते थे। तो इन्होंने वही बोला है कि आज भी वही चीज़ हमारे यहाँ चलती हुई आ रही है। ये ऑलरेडी पेपर शेयर कर चुका हूँ मैं, तो आप इस पेपर को डायरेक्टली जाके देख लेना, जो पूरी आज़ादी से रिलेटेड है। ये भी देखो, बैड लक ऑफ द फेडरलिज्म, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे फेडरलिज्म गवर्नमेंट में, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर फ्रीडम फ्रॉम द सीडिशन, जो सीडिशन है सेक्शन 124, उसके बारे में आपको बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तो सारी न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे आपका ये ढोला सदिया ब्रिज बनाया गया है। ये इसने कई किलोमीटर का एरिया बहुत कुछ किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है ट्रैवल करने के लिए। तो ये कुछ सॉल्व हुए हैं। तो मैं अपने नोट्स पे आता हूँ, जो नोट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। पहला आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि ये न्यू आईटी रूल्स है, कहीं ना कहीं ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करते हैं। तो इसको ऐसा बोला है। इसके 9(1) और 9(3) क्या है। अब आईटी रूल्स है क्या, ये कुछ नहीं है। जो आपके OTT प्लेटफॉर्म है, या फिर आपके सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो सारे प्लेटफॉर्म है, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निभाने होंगे। जो उनके रेगुलेशन होंगे, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड उनको निभाने होंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो सोशल मीडिया के लिए जो इंटरमीडिएट्स हैं, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ IT चेक करेगी क्या क्या करना है, कैसे उनको चीज़ें करनी है। जिसमें 50 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, वो क्या क्या करेंगे, चीज़ों को कैसे देखेंगे, वो एक ग्रीवियंस रिजल्ट मैकेनिज्म डेवलप करेंगे।
फिर डिग्निटी देखेंगे कि यूज़र्स की ऑनलाइन सेफ्टी कैसे रखी जाए। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे चीफ कंप्लेन ऑफिसर को जो मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एक अपॉइंटेड करेंगे नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को जो चेक करेगा, एक अपॉइंटेड करेंगे आपका रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर को जो आपकी कंप्लेन आप अगर करते हो वो चेक करेगा। और जो जितनी कंप्लेन आएंगी उन्हें मंथली आपको पब्लिश भी करना है, तो ये मंथली पब्लिश भी करेंगे। फिजिकली कांटेक्ट रखेंगे जो एड्रेस इन इंडिया की, मतलब जो आदमी अपॉइंट होंगे तीनों, ये इनका कहीं रेसिडेंट्स इंडिया में होना चाहिए ताकि लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे। कुछ ऐसे कोई अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ से हटाएंगे। वॉलंटरी यूज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन मैकेनिज्म का। तो ये कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया के जो है, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ये सब काम करेंगे। अब कुछ OTT प्लेटफॉर्म है, दूसरे हैं OTT प्लेटफॉर्म। OTT क्या, जो आप देखते हो ना, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, फिर आपका ये अमेज़ॉन प्राइम हो गया, इस पर कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश होती हैं जो पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम कोड है केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 994, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अब क्या होंगे, इन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा। अगर कोई ये चीज़ लेके आते हैं, कोई OTT प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, तो ये यूनिवर्सल है, सब देख सकते हैं, अंडर 7+7 वाले देख सकते हैं, +13 वाले या एडल्ट देख सकते हैं। इन्हें अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा। 3 टायर ग्रीवेंस रेसिडेंट मैकेनिज्म इनको डेवलप करना होगा, यानी कि फर्स्ट लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, वो खुद बताएगा। दूसरे लेवल पे सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी, और थर्ड लेवल पे ओवरसाइट मैकेनिज्म। ये क्या बोल रहे हैं, आपने कंप्लेन करी तो एक बार तो वो प्लेटफॉर्म ही चेक करेगा, अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाएगी जिसमें रिटायर्ड जज वज होंगे, वो चेक करेंगे। अगर वो भी नहीं करते हैं फिर वो मिनिस्ट्री वाइज देखी जाएगी, ओवरसाइट मैकेनिज्म ये डेवलप किया गया। तो ये सारी चीज़ इस प्लेटफॉर्म के अंदर किया गया है। अब ये चीज़ हमारे लिए मतलब बेनिफिट क्या है, देखो हम सिटीजन हैं इंडिया के, हमें क्वालिटी ऑफ चीज़ें चाहिए, जर्नलिस्ट अच्छा हो, एंटरटेनमेंट सबको अच्छे से मिले, प्रोटेक्शन हो चिल्ड्रन का, क्या चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी ना देख पाएँ, या फिर कंट्रोल रहे, एज वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम लेके आए, सिटीजन एम्पावर हो। एम्पावर कैसे होंगे, आपके कुछ गलत देख रहे हो, आप अगर शिकायत करते हो, आपकी शिकायत सुनी जाए तो हमें एम्पावर मिलेगी ना, तो उस चीज़ को। और कर्बिंग मिस इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन चलती है उसको कर्व करने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ेगी, अवॉइड होगा लिटिगेशन का, फिर मतलब कि फ्रीडम मतलब आपको प्रोवाइड की जाएगी और सेल्फ आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। फॉर डिजिटल मीडिया पब्लिशर सस्टेनेबल ग्रोथ, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए, कर्बिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ये कुछ चीज़ें करने के लिए ये चीज़ हम लेके आए हैं। तो थोड़ा मैं ओवरव्यू और दे देता हूँ, पता लग जाए आपको। तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है या डिजिटल पोर्टल्स हैं, इन सबको कंट्री में इनको मैंडेटरी है किस चीज़ का, ग्रीवियंस रेजिडेंट मैकेनिज्म बनाने के लिए। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया जो फर्म है अपॉइंटेड करेंगे चीफ कंप्लेन ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन ओपन करेगी जो मतलब लॉ के मतलब 24/7 एजेंसी वर्क करेगी इन सब चीज़ों को कम करने के लिए। जो ग्रीवियंस ऑफिसर होगा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शुड ऑल्सो हैव नेम द ग्रीवियंस ऑफिसर हु सेल रजिस्टर्ड द ग्रीवियंस विद इन 24 और 15 डेज। या मतलब कि आपने कंप्लेन की तो 24 के आवर के अंदर वो आपको रिस्पांस देगा और 15 दिन के अंदर आपकी कंप्लेन सॉल्व की जाएगी। अब आप सोचो कंप्लेन किस टाइप की, अगर आपने कोई देखा कोई कंटेंट ऐसा है, पोर्नोग्राफी है, या फिर वो कंटेंट आपकी चीज़ों को अवेल कर रहा है, मतलब आपकी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उसको सब चीज़ को रोकने के लिए रिमूवल ऑफ द कंटेंट। कोई कंटेंट ऐसा है जो डिग्निटी न्यूडिटी दिखा रहा है आपको, इंडिविजुअल आपकी चीज़ों की चीज़ दिखा रहा है, कुछ भी है, सेक्सुअल एक्ट दिखा रहा है, उसको हटाना है। अगर कोई नहीं करता है, मतलब नहीं करता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं उन सब चीज़ों की। फिर वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट, आपने कंप्लेन की कि 1000 कंप्लेन फेसबुक के पास पहुंची, तो उससे 1000 कंप्लेन हमारे पास आई, उनको पब्लिश करना होगा कि आपने क्या क्या एक्शन उन कंप्लेन पे लिए। फिर बताया 3 लेवल रेगुलेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी हेड बाय द रिटायर्ड जज, जो मैंने आपको बताया था। सेल्फ रेगुलेशन वही पोर्टल करेगा, अगर वो नहीं सुनता है तो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाएगी, इसमें रिटायर्ड जज होंगे, एमिनेंट पर्सन होंगे। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो उसके अंदर फिर एक ये बनाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंडर एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई जाएगी, वो चेक करेगी। तो ये लास्ट स्टेज है। अब ये कौन कौन करेगा, जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर हैं वो इन सब चीज़ को फॉलो करेंगे। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ नॉन कंप्लेन, अगर कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं करता, जैसे टेलीग्राम, ट्विटर, ये इंस्टाग्राम ये आपकी कंप्लेन नहीं सुनते हैं, नॉट कंप्लाई करते हैं, अगर इन रूल को नहीं मानते हैं तो इन पे क्रिमिनल एक्शंस लिया जाएगा अगर ये नहीं मानेंगे। कंसर्न्स क्या राइजेज होते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो वेरियस इंडस्ट्रियल बॉडी हैं हैव रिटन टू गवर्नमेंट, मतलब कि 1 ईयर कंप्लेन विंडो पर्टिकुलर इन द व्यू ऑफ पेंडेमिक, मतलब हमें 1 साल की छूट दो कि ये पेंडेमिक सेक्शन जो चल रहा है। कंसर्न्स और क्या रिलेटेड है, सेक्शन 79 है IT रूल का, वो सेफ हार्बर है ऑलरेडी है, तो आपके न्यू रूल की मतलब कि क्या क्या ज़रूरत चीज़ें इसके अंदर है, एक बार दोबारा से रीथिंक करो कि हमें ऐसे करना है कि नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें
कहीं ना कहीं इन्होंने बताई हैं। तो आपको 2-3 चीज़ में याद रखो जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम के अंदर बताई थी। ये सारी चीज़ें आप याद रखो है क्या। 3 आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है OTT प्लेटफॉर्म को। इसके अंदर जो 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स वाली चीज़ें हैं उनको मतलब कैसे कंट्रोल करना है। 3 टायर स्ट्रक्चर है और जितने भी आपके ऑफिसर्स होंगे वो इंडियन के होंगे और 3 टायर रेजिडेंट मैकेनिज्म इसमें डेवलप किया गया है। 3 टायर स्ट्रक्चर वाला मैकेनिज्म इसमें डेवलप किया गया है। देखो ये रहा, यही आपसे पूछा जाएगा प्री के अंदर या मेंस के अंदर। ये दूसरी आती है मैरिटल रेप है क्या इंडिया में, मैरिटल रेप माना जाए या ना माना जाए। अकॉर्डिंग टू द जो वुमेन है 2011 में मतलब UN वुमेन ने रिपोर्ट निकाली थी, 179 कंट्री का डाटा लिया था, 52 अमेंडमेंट देयर मतलब कि एक तरह से लेजिस्लेशन उसके अंदर किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया इज़ द वन सच कंट्री वेयर मैरिटल रेप इज़ येट टू बी रिकॉग्नाइज। अभी तक ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं है मैरिटल रेप है या नहीं है, लीस्ट क्रिमिनलाइज है। इंडिया में क्या स्टेटस है इसका, अगर आप देखोगे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च और वुमेन 2011 में 20% जो इंडियन मैन हैं वो रिपोर्टेड है एटलीस्ट वंस हैविंग कैरिड आउट द सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द फीमेल पार्टनर। जो उसकी फीमेल पार्टनर है वाइफ है, तो यानी कि 20% इंडियन ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 आया था 15-16 में, उसने बताया था 5.6% जो वुमेन है वो रिपोर्टेड है एज ए विक्टिम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकली फोर्स हर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, मतलब कि अपने उनके पति फोर्स करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो उन्होंने कंप्लेन भी रजिस्टर्ड की थी। 2017 में एफिडेविट भी साइन हुए, बहुत सारी कोर्ट में हुए कि जो क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए, अब तक इसको नहीं बनाया गया। फिर जस्टिस वर्मा कमेटी भी आई थी, तो उन्होंने भी बोला था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट किया था कि स्ट्रेंथिंग किया जाए एंटी रेप लॉ को, मतलब कि एक तरीके से कुछ मैरिटल जो रेप है उनको मतलब कि रिमूव किया जाए या रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें उसमें हो चुकी हैं पर अभी तक कहीं ना कहीं देखा गया, क्योंकि डिफ़िकल्ट है एक तरीके से हमें देखना कि ये मैरिटल स्टेटस रेप है या नहीं है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस है डिफ़िकल्ट टू प्रूफ कैसे करोगे, ये है थ्रेट टू द लाइफ। आप खुद देखो, हस्बैंड है, अगर हस्बैंड एक कहते हैं ना महिला और उसके रहता है, इंक्रीज़ हो जाता है वुमेन की लाइफ के ऊपर थ्रेट आ जाता है, सोसाइटी उसको बोलने लगती है कि आप ऐसा कर रहे हो, आपकी वाइफ आपको ऐसा बोल रही है, तो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम है। हाई इलिटरेसी रेट है, देखो वुमेन पढ़ी लिखी नहीं है, उसे ये नहीं पता मटेरियल रेप होता क्या, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, गरीब महिला है तो चुपचाप वो रहती है। फिर वही रिलीजियस बिलीफ हमारे पास है कि वो औरत जो होगी, पति जो होगा वो आपके ऊपर परमेश्वर होगा, पति परमेश्वर होगा, जैसा वो चाहता है, ये भी चीज़ें हैं। इंक्रीज़ द बर्डन ऑन द जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी में ऑलरेडी रेप के इतने केसेस हैं, वुमेन के इशू इतने हैं, ऐसी चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो जुडिशरी का बर्डन बन जाएगा। कभी कभी फॉल्स केसेस भी रजिस्टर्ड होते हैं, इंक्रीज़ हो जाएंगे, डिवोर्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की इन्होंने बात की है, मैरिटल रेप की इन्होंने बात की है। यही आज के न्यूज़पेपर में सारी चीज़ यही आई है, ये आप सीधा पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मैरिटल स्टेट डिफ़र में भी कोर्ट ने भी ऐसा चीज़ नहीं बोली है कि मतलब मैरिटल स्टेट को ऐड किया जाए। दूसरा आता है अवॉर्डेड। अब आपको कमेंट में बताना है जो अभी अवार्ड दिए गए हैं, शौर्य चक्र मिला है या फिर आपको अशोका चक्र मिला है, कीर्ति चक्र मिला है, नाम याद मत रखना, 1-2 नाम याद रखना अशोका चक्र, क्योंकि हाईएस्ट आपका गैलेंट्री अवार्ड होता है। अब इंडिया में अवार्ड कितने प्रकार के, एक सिविलियन अवार्ड होते हैं, एक होता है गैलेंट्री अवार्ड। ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, बस आपको याद रखना है किसी स्टेट वाले एग्जाम में पूछा जा सके। दिस अवार्ड प्रेजेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या रिपब्लिक डे पे आपको देते हैं। ये मतलब कि दिस जो अवार्ड 1954 से दिए जा रहे हैं, अभी सिविलियन की बात कर रहा हूँ, सिविलियन अवार्ड की। अब इनके हायरार्की मतलब जो हायर है उससे नीचे है, उसके नीचे है, उसके नीचे। सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, 2nd डिग्री ऑफ ऑनर, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो सबसे बड़ा अवार्ड याद रखो, भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया में माना जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किस किस कैटेगरी में दिया जाता है ये याद रखो, साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में और पब्लिक सर्विस में ये अवार्ड दिया जाता है। इन 2013 स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड इन दिस अवार्ड, तो ये भी याद रखो स्पोर्ट्स को इसमें ऐड किया गया था 2013 में, तो इसको याद रखना है। भारत रत्न जो इंस्क्रिप्ट है ब्लो द मतलब कि देवनागरी स्क्रिप्ट है, और स्टेट एम्बिल और मतलब कि मोटो में ये दिया जाए, मतलब जो शील्ड मिलती है उसमें ये आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है, और स्टेट का एम्बिल होता है और स्टेट मोटो उसमें लिखा होता है। पद्म विभूषण क्या है, 2nd सिविलियन अवार्ड है, ये भी आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस में दिया जाता है, तो विभूषण अवार्ड ये दिया जाता है, तो ये इसके अंदर है। पद्म भूषण भी 3rd सिविलियन अवार्ड है, बस इतना याद रखो। पद्मश्री ये 4th सिविलियन अवार्ड में आता है, लास्ट वाला आता है सिविलियन अवार्ड है, ये 4th नंबर का ये है। अब आता है गैलेंट्री अवार्ड, मतलब जो पर्सनल जो ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं अवार्ड इंडिया में। सबसे बड़ा जो है वो है आपका परमवीर चक्र, उसके बाद अशोका चक्र, फिर महावीर, कीर्ति, वीर चक्र और शौर्य चक्र सबसे लास्ट है। तो परमवीर सबसे बड़ा है, अशोका उसके बाद, महावीर उसके बाद, कीर्ति, विग और शौर्य। जो फर्स्ट 3 अवार्ड हैं
जो फर्स्ट 3 हैं, परमवीर, अशोक और महावीर है, ये तीनों अवार्ड हैं, ये किस फर्स्ट 3 जो अवार्ड है ये एक्सीलेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, परमवीर चक्र, ये तीनों चक्र दिए जाते हैं। दीज अवार्ड मतलब कि ट्वाइस ए ईयर दिए जाते हैं, ऑन द रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं अदर 3 जो गैलेंट्री अवार्ड है। 1952 में अशोका चक्र क्लास 1 अवार्ड है, अशोका जो चक्र क्लास 2, अशोका चक्र क्लास 3 ऐसे था। फिर इसका नाम चेंज करके अशोका चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र उसमें डिक्लेयर कर दिया गया था। पहले अशोका चक्र को 3 क्लास में बांटा गया था, बाद में इसको चेंज करके अशोका चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दे दिया गया था। तो आपको बताना है अब ये किस किस को दिए जाते हैं। ये अवार्ड है, ये किसी आर्म फोर्स वाले को जिसने अच्छा काम किया हो या फिर की सर्विस किसने अच्छी अपनी निभाई हुई। अवार्ड कमेटी इसको डिसाइडेड करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, वो बताती है किस किस को आपको देने हैं। अब इन अवार्ड के बारे में आप खुद पढ़ लेना, जो चीज़ें मैंने ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ये सारी जो न्यूज़ आई है ना आज की, ये जो पूरे 1 साल में इंडिया में चल रहा था उसी के ऊपर है, इसलिए मैं इसे विस्तार में नहीं जा रहा। अब सेडिशन चार्ज भी 124A के अंदर ये आता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि अब तक इतने सारे साल हो गए अभी तक ऐसा आप चीज़ अभी तक हमारे भारत में चल रही है। केदारनाथ सिंह जजमेंट में 1962 में सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है कि अभी तक हमारे इंडिया में सेडिशन चार्ज नाम की ऐसी चीज़ है कि मतलब ये अंग्रेज़ों के टाइम की चीज़। अंग्रेज क्यों लेके आए थे? ताकि जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे उनकी आवाज़ दबाई जाए। और आज भी इन लॉ का यूज़ किया जा रहा है। हमारे पास और अदर लॉ हैं, UAPA है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इन लॉ का यूज़ करें तो अभी तक ऐसा लॉ हमारे इंडिया में क्यों है? 2008 में देखें कि दोबारा इसको रीथिंक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि मतलब इसे दोबारा रीथिंक किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, रिपेल किया जाए। अगर 2020 में देखें कि पॉलिटिकल लीडर थे हिमाचल प्रदेश में, सेडिशन चार्ज लगा था, FIR रजिस्टर्ड हुई थी इतनी सारी इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर। 1962 में केदारनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है कि अगर कोई भी चीज़ है सेडिशन चार्ज उस पर लगेगा अगर कोई दंगा हुआ, उसने कोई स्लोगन दिया या फिर कोई चीज़ बोला, उससे कोई दंगा भड़का तो ही सेडिशन लगाना चाहिए। उससे पहले सेडिशन चार्ज नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो व्हाट इज़ सेडिशन? सेडिशन क्या इस सेक्शन 124 ऑफ IPC में लेके आए थे और इसे ब्रिंग द कंटेम्प्ट एंड द हेटेड टूवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई बोलता है, उसमें ये लगता है मैक्सिमम सेंटेंस, इसमें पूरे जीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि जो आपको कोई कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसे बोलते हैं कॉग्निजेबल। और नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मतलब आपको थाने से, मतलब जो थाना होता है जहाँ पकड़ के लिया वहाँ से आपको बेल नहीं मिल सकती, आपको जो बेल मिलेगी वो कोर्ट से ही बेल मिलेगी, तो नॉन बेलेबल है। नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि आपको विदाउट चार्जशीट, मतलब जो कि चार्ज हैं उससे पहले लगाने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ए पर्सन चार्ज अंडर द प्रोविजन कांट अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकता। ही और शी लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, उसे पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो इतना खतरनाक लॉ है, अभी तक क्यों वर्क कर रहा है? कुछ इसकी हिस्ट्री देखोगे तो ये 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में, मतलब जो इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, IPC 1870 में इसको लेके आई थी चेंज करके। तो इसको लेके आई थी और जो मूवमेंट उस टाइम पे चल रहे थे, वहाँ भी एक्टिविटी चल रही थी, इन सबको रोकने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो चलती थी रूल। जिसे पहले शिकार हुए थे आदमी जिनके ऊपर ट्रायल किया गया था, जोगिंदर चंद्र बोस, नाम याद रखो, 1891 में वो इसका शिकार हुए थे। उन्होंने कुछ लिखा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट का बिल आया था कॉन्स्टेंट बिल, उसका पोजिंग किया था थ्रेट एज रीजन के लिए, तो उनको गिरफ्तार किया गया था। फिर दूसरे जो शिकार हुए थे वो हुए थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने केसरी, वो न्यूज़पेपर था उनका, लिखते थे उसमें 1907 में, ये याद रखना कौन कौन थे। जोगिंदर चंद्र बोस पहले थे 1901 में, उसके 5-6 साल बाद बाल गंगाधर तिलक भी, उन्होंने केसरी में लिखा था। 1922 में गांधी को भी डाला गया था जेल के अंदर क्योंकि उनका एक पेपर आता था यंग इंडिया, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा था, उसके खिलाफ। तो उस टाइम पे क्या था, चलो गवर्नमेंट ब्रिटिश थे, वो आवाज़ दबा दे, ठीक है, पर आज की तारीख में इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट भी हुए। 1951 में पंजाब हाई कोर्ट में सेक्शन 124 अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 59 में बताया, फिर उसके बाद भी ये चीज़ वर्क कर रही है। फिर केदारनाथ जजमेंट हुआ था वर्सेस बिहार 1962 में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक की गई इस वाले चार्ज की है क्या नहीं है। तो हाउ एवर द राइट टू बी सेव, मतलब आपका क्रिटिसाइज़ करना गवर्नमेंट को राइट है आपका, क्योंकि डेमोक्रेसी आपको अपोज करने का अधिकार देती है, पर बेशर्त वो करेक्ट वे में होना चाहिए। तो आपको अधिकार दे के वायलेट करता है आप गवर्नमेंट की चीज़ों को, मतलब पब्लिक डिसऑर्डर। ये बोला अगर किसी आदमी ने कोई सा क्रिटिसाइज़ किया किसी सिटीजन ने गवर्नमेंट को, अगर उससे कोई वायलेशन, कोई दंगा नहीं भड़क रहा है, तो पब्लिक डिसऑर्डर तो मेंटेन है, तो किस चीज़ का वायलेशन है, तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड नहीं करना है।
कोई स्लोगन दे दे या क्रिटिसाइज़ कर दे पार्लियामेंट के जुडिशियल सेटअप को, इज़ नॉट अमाउंटेड ऑफ सेडिशन। अगर कोई स्लोगन दे रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, अगर उससे कोई दंगा नहीं भड़क रहा है तो वो सेडिशन चार्ज में नहीं रखा जाएगा। बलवंत सिंह का केस आया था स्टेट ऑफ पंजाब 1995 में, उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद बोला था, स्लोगन दिया था। कोर्ट ने बोला कि राइजिंग द स्लोगन बाय टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल स्लोगन दे रहे हैं, ठीक है, उससे कोई दंगा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो मतलब कि कोर्ट ने बोला कैन नॉट बी सेट टू सेडिशन, ये सेडिशन नहीं बोल सकते कि हम डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट हम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। फिर शंकर मारथे केस आया था मराठा 2015 में, उसमें भी ये बोला था, गाइडलाइन जारी की थी, ऑब्जेक्टिव वॉल्यूशन ऑफ द सेडिशन जो चार्ज है ओपिनियन क्या है। फिर रजत शर्मा का केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया के 2021 में। इन दिस केस कोर्ट रूलिंग सेड दैट डिसएग्रीइंग विद द व्यू एंड द पुलिसिंग ऑफ द गवर्नमेंट नॉट अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, नहीं रखा जाएगा। तो इसको ख़त्म करने की कहीं ना कहीं बात हुई है। अब कुछ एग्रीमेंट हैं जो सपोर्ट करते हैं इस वाले सेडिशन लॉ को। कोई हमारी कॉम्बैट करने के लिए एंटी नेशनल कोई स्लोगन दे रहा है, टेररिज्म एलिमेंट है, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये एक्ट सही है। प्रोटेक्ट करता है इलेक्टेड गवर्नमेंट को, मतलब कि उसकी विश्वास बना रहे पब्लिक के अंदर, इलीगल मैनर में कोई ना सोचे, उसको विश्वास देता है। कंटेम करता है गवर्नमेंट का टू ऑल्सो अट्रैक्ट द पनिशमेंट, मतलब लोग दबे रहें, ना डरे रहें, ना बोले। उसके बाद फिर जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है, क्योंकि भारत में बहुत है इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसको कहीं ना कहीं कर्व करने में मदद करता है ऐसे ऐसे एक्ट। पर इसके कुछ अगेंस्ट से ज़्यादा है। एक तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन है कोर्ट गाइडलाइन का, कोर्ट कुछ बोलती है सरकार मानती नहीं है। इंक्रीज़ हुआ है मिसयूज़ करना। अगर आप देखोगे 2014 से अब तक 19 तक इसमें कम से कम 33% जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, 160% इंक्रीज़ हो गए हैं केस सेडिशन के अंदर। पर जो कन्वेक्ट हुए हैं, मतलब जो जिनको सज़ा मिली है वाकई में इन्होंने किया था, वो 3.3% है। तो देखो कि चार्ज वाले केस 160% इंक्रीज़ हुए हैं, पर जो सज़ा मिल रही है वो 3.3% लोगों को ही मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है इस चीज़ का। फिर ये है, फिर अबॉलिशन जो यूके गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे एक्ट लेके आई थी, उन्होंने ऑलरेडी 2009 में 2010 में इनको ख़त्म कर दिया है, पर इंडिया में अभी तक चलता आ रहा है। जो जिसने बनाया था उस देश की गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया है, पर इंडिया में अभी तक ये चलता आ रहा है। रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने बोला इसको ख़त्म कर दिया जाए। अगेंस्ट द मतलब इंटरनल कमिटमेंट, मतलब कि अगर देखोगे इंटरनल कन्वेक्शन ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट है, ICCPR उसने भी इसको ख़त्म करने के लिए बोला था। IPC अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो आपके एक्ट है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको बोला था कि नेशनल इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन है, और भी हमारे पास एक्ट हैं ऐसे, तो इस एक्ट का हम अभी तक यूज़ क्यों कर रहे हैं। फिर लास्ट में कुछ सजेशन दिए गए कि हमें कि एजुकेट करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को, प्रिवेंट करना चाहिए प्रॉब्लम जो मिसयूज़ की जाती हैं। पेरेंट चाइल्ड अप्रोच रखनी चाहिए हमें कि पेरेंट ऑफ ऑल सिटीजन, कि हम गवर्नमेंट है ऐसे वर्क करती है कि जो है डिस्पाइट इंसल्ट करता है सिटीजन बाय द चिल्ड्रन ऑफ सिटीजन, पेरेंट डज नॉट डिस्कार्ड द चिल्ड्रन। मतलब अगर आपका बच्चा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मतलब नहीं आप बच्चे को उठा के बाहर भगा दो, तो उसको समझाओ। तो ये है क्रिटिसाइज़ कई बार हुआ है। प्रोटेक्शन करना है हमें स्पीच एंड रेगुलेशन बिल 2016 में, तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैं कई बार बता चुका हूँ। इसमें देखो ये तो सारे मेंस के पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं। इसमें जो प्री का पॉइंट है कि ये जो प्री का पॉइंट है वो ऊपर वाला, जो कैसे इसको हिस्ट्री क्या है इसकी, ये इसका पार्ट है प्री का। और जितने पार्ट हैं इसके, जैसे केदारनाथ जजमेंट, ये भी पूछ सकता है प्री के अंदर जो जजमेंट है, वरना फिर इसके सारे जो पार्ट हैं वो सारे पार्ट हैं इसके मेंस में, अगर आंसर फॉर्मेशन आपको लिखनी है। सौर्य चक्र क्या है, इसमें जो ऊपर के मैंने बताया, बस याद रखो कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है। और जो भारत रत्न में स्पोर्ट्स जो ऐड किया गया था, बाद में स्पोर्ट्स को भी ऐड कर दिया गया था 2013 में, और कौन कौन से 3 उसके अंदर है। तो इतनी ही न्यूज़ थी। आज जो सारा पेपर आया है ना, वो सारा पेपर मैं आपको एक ओवरव्यू और देता हूँ पेपर का। देखो इसमें ये इन्होंने आसाम को बोला है, क्योंकि देखो सब ये किसने लिखे, हेमंत बिस्वास शर्मा। हम इसलिए क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये गवर्नमेंट को फेवर करेंगे, गवर्नमेंट की चीज़ें बताएंगे। बस ये याद रखना डेवलपमेंट क्या क्या की है गवर्नमेंट ने, ये क्योंकि CM है आसाम के, इन्होंने लिखा है। अब ये सेडिशन ये किसी अरविंद ने लिखा था, ये हमने इसलिए पढ़ा, हमें ऑलरेडी पता है इससे क्या क्या नुकसान है, हमने देख लिए। फिर ये जो लिखा है ये आपके आपके विजय भास्कर जी ने लिखा है, तो इसमें आप पढ़ लेना क्या क्या चेंजेस थे, यूनियन गवर्नमेंट कैसी थी उस टाइम पे, होल्डिंग टुगेदर, फिर इंडिया कनाडा बेल्जियम नाइजीरिया, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ये इसमें नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ोगे, हिस्ट्री वाली चीज़ें इसमें दी गई हैं सारी। आज सारे आर्टिकल उन्हीं पे बेस पे है। हेल्थ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, नीड इंडिपेंडेंस फॉर्म, मतलब अब तो कोविड के बाद में देखा कि कितनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं इंडिया में, तो उसके बाद आपको देखना चाहिए हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रूव करना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अशोक गहलोत ने लिखा है, CM है जो राजस्थान के, तो इन्होंने अपने राजस्थान की स्टोरी लिखी है इसके अंदर। फिर ये स्कूलिंग
74 साल बाद भी स्कूलिंग ऐसी है डिजिटल। अब क्या हो रहा है, अब कोविड चल रहा है, जो अच्छे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, पैसा जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे। तो आज तक हमारी स्कूलिंग स्टिल, हमारी स्कूलिंग फेलियर है। जो गरीब बच्चे हैं उन तक आज तक उनके पास वो मूल सुविधा नहीं पहुंची है। तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, इतना ही था मेरा न्यूज़ डालने का मतलब कि आप इसे थोड़ा एक बार पढ़ लेना ओवरव्यू को। सारा इसमें हिस्ट्रिकल अप्रोच दी गई है, ऐसा कुछ में समझाने वाली चीज़ नहीं है हिस्ट्री में कुछ ऐसा। ये सारी अप्रोच ऑलरेडी आप जानते हैं। पिछले 1 साल में जो प्रॉब्लम हुई है उन्होंने हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया है उसको, चाहे वो क्लाइमेटिकल इशू हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उन्होंने सब हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया है। ये पूरा देखो, क्लाइमेटिकल चेंज स्ट्राइक, आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, उसी के ऊपर इन्होंने सारे आर्टिकल पे डिफाइन किया है। ऑलरेडी मैं आईपीसीसी रिपोर्ट क्या लिया परसों के न्यूज़पेपर में पूरी कवर कर चुका हूँ, तो सारे पॉइंट आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी ही न्यूज़ थी। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। अगर वीडियो देखी हो तो यहाँ तक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत